जी स्टूडेंट्स, तो हम आज बात करने जा रहे थे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस के बारे में। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पे हमने बात की कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कहाँ पे काम आता है हमारे। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है उसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सी प्लस प्लस है या जावा है, ये इस तरह की हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो सारी वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। एक ख़ास तरीके से उसमें प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। बुनियादी तौर पे आपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल क्यों करना है, ताकि आप स्पेसिफिक डिसीजंस जो हैं वो तो सिचुएशन बेस्ड है ये कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, उस हिसाब से जो है वो आप डिसाइड करेंगे। तो प्रोग्राम की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट। सबसे पहले आपके पास आता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, देन सिलेक्शन स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर और फंक्शन कॉल। ठीक है, सो बारी बारी इन सबको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में ये है कि लाइन बाय लाइन जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि यहाँ पे एरो से दिखाया गया है। ये पहले स्टेटमेंट 1 है आपके पास, ये एग्जीक्यूट होती है। ये एरो दिखाता है कि इसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल स्टेटमेंट 2 में चला जाता है, देन स्टेटमेंट 3 में चला जाता है, एंड सो ऑन। जितने भी स्टेटमेंट हैं एक के बाद दूसरी जो है वो एग्जीक्यूट हों, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हों। तो हम कहेंगे कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोग्राम लिखने की, कि जिस तरतीब से आपने कमांड्स लिखी हैं उसी तरतीब से कमांड्स जो हैं, उसी ऑर्डर में कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर। दैट द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर। ठीक है, इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चलेगी तो उसके बाद दूसरी आ जाएगी, तो एक स्टेटमेंट यकीनन एक बार ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन में आपने कंडीशन को एवेलुएट करना है। ठीक है, सो इट सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट एज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन बाय चेकिंग आइदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये देखेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उस बेस पे डिसाइड करेगा कि किसी मखसूस स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आपके पास इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, और स्विच स्टेटमेंट की टर्म जो है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं और इनके कॉम्बिनेशंस हैं जो हम यूज करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए और सिलेक्शन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए। सो इसको इस फ्लो चार्ट से भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट प्रोग्राम का कंट्रोल एक कंडीशन पर ट्रांसफर हुआ। ये फ्लो चार्ट में अगर आप देखें, सो कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी, वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल भी हो सकती है। सो आपके पास 2 हैं स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट 1 है लेफ्ट पे और राइट पे स्टेटमेंट 2 है। कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंडीशन फॉल हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज क्लियर है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दूसरी यकीनन स्किप हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन या एक टाइम में ट्रू हो सकती है या एक टाइम में ये कंडीशन फॉल हो सकती है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है जैसा कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर में था कि तमाम जो कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं, उन्होंने एक एक बार जरूर एग्जीक्यूट होना है, किसी ने भी स्किप नहीं। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और कुछ स्टेटमेंट्स स्किप होंगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन जिसको आप एवेलुएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या सिनारियो है और कंडीशन फॉल हो तो क्या सिनारियो है। और मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं यहाँ पे, मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या स्किप करना है। ठीक, तो इस तरह का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा उसे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाने के लिए है, बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए है। इसको आइटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें भी रेपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए आप कोई टर्मिनल कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, या कोई काउंटर लगाते हैं। काउंटर कंट्रोल भी होता है रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है, या कोई टर्मिनल कंडीशन कंट्रोल भी होते हैं कि जब फुल्ला टारगेट अचीव हो जाए तो रेपिटेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। इसे लूप्स का नाम दिया जाता है, लूपिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं इन्हें। वाइल लूप है जो हमने स्टडी करना है नेक्स्ट चैप्टर में, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है जिनको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं और किस तरह से कोई कंडीशन जो है वो रिपीट होती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसके फ्लो चार्ट पे थोड़ा सा फोकस करें। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से कोई एंट्री आई है, उस एंट्री को कंडीशन के हेल्प से हमने एवेलुएट करना है। यहाँ आपने कोई स्टेटमेंट लिखी थी, स्टेटमेंट के बाद आपने कंडीशन को एवेलुएट किया। अब आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कंडीशन एवेलुएट करने के बाद, कंडीशन ट्रू हो सकती है या कंडीशन फॉल हो सकती है। मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, कंडीशन ट्रू हो सकती है या कंडीशन फॉल हो सकती है। सो अगर कंडीशन ट्रू है सो एक स्पेसिफिक एक्शन मेंशन किया है कि ये काम हो, ठीक है, और प्रोग्राम का कंट्रोल दोबारा कंडीशन पे चला जाए, कंडीशन रीएवेलुएट हो। एक्शन में कोई भी कमांड्स हो सकती हैं, स्टेटमेंट 1 हो सकती है, इधर एक्शन 2 में स्टेटमेंट 2 हो सकती है, ठीक है। अगर जब तक कंडीशन ट्रू हो, एक्शन 1 में आपने जो भी लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखी है या सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखी है वो काम करेंगी। हर एक बार काम करने के बाद कंडीशन चेक होगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी प्रोग्राम इस लूप में जो है वो वर्क करता रहेगा। ये अगर आप मेरे कर्सर पे फोकस कर सकें, कंडीशन चेक होगी, एक्शन परफॉर्म होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, एक्शन परफॉर्म, जब तक ये ट्रू है ऐसा होता रहेगा। और जैसे ये कंडीशन फॉल होगी, ये देखें ये फॉल केस सिनेरियो है, तो अब एक्शन 1 नहीं एक्शन 2 परफॉर्म होगा और एक्शन 2 में डिफरेंट जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। सो मोस्टली लूप्स जो हैं या लूपिंग स्ट्रक्चर या रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो हैं वो इसी तरह कंडीशन बेस्ड कंट्रोल्ड होते हैं कि बार बार किस तरह से किसी कंडीशन को चेक करके कि वो ट्रू है या फॉल है, आप कंडीशन को एवेलुएट कर सकते हैं। लास्ट में जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है उसे हम फंक्शन कॉल कह रहे हैं। फंक्शन कॉल के बारे में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो मैं रिपीट करता हूँ कि बड़े प्रोग्राम को सिंप्लिसिटी के लिए छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप एक कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने ये देखना है कि कैलकुलेटर ने बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। एक कन्वेंशनल वे है कि सारे टास्क वन आफ्टर द अदर जो है वो आप एक एक करके जो है वो एक ही प्रोग्राम में लिख देते हैं, तो उसको हैंडल करना जरा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं। प्लस के लिए एक अलग से फंक्शन लिख देते हैं, एक अलग से सब रूटीन लिख देते हैं, माइनस के लिए अलग से लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेपरेट है, स्क्वायर रूट लेने के लिए सेपरेट है, पावर कैलकुलेट करने के लिए सेपरेट है। तो इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि किसी स्पेसिफिक पोर्शन में अगर आपको कोई एरर फेल्ट होता है तो आप उसी स्पेसिफिक पोर्शन पे स्पेसिफिकली फोकस करके उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। सो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। प्रोफेशनल जो प्रोग्रामर होता है वो हमेशा प्रोग्राम को उसके सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देता है। तो सब प्रोग्राम को हम फंक्शन कहते हैं। तो मेन प्रोग्राम इस तरह आपका बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। एक स्टेटमेंट ये मेन प्रोग्राम की आपके सामने फ्लो चार्ट में मौजूद है। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद कोई टास्क परफॉर्म करना है और उस टास्क के लिए आपके पास फंक्शन मौजूद है। तो बजाय इसके यहाँ पूरी प्रोग्रामिंग लिखें इस फंक्शन की, प्रोग्रामिंग पहले से फंक्शन में मौजूद है,
यहाँ सिर्फ फंक्शन को रिवोक किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि ये तुम्हारा काम है, ये करके हमें वापस कर दें। तो ये फंक्शन में कंट्रोल आया है। फंक्शन में ऑलरेडी बहुत सारी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उससे कोई रिजल्ट आएगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट से वापस आपके मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। तो फंक्शन से जो भी हुआ, जो भी उसकी आउटपुट हुई, उसका रिजल्ट रिटर्न होके आपके मेन फंक्शन में आ चुका है। उसके बाद जो है वो रिजल्ट जो फंक्शन ने कैलकुलेट किए थे नेक्स्ट स्टेटमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसीलिए स्पेसिफिकली किस टास्क के लिए आपने कौन सा जो है वो फंक्शन कॉल करना है। मिसाल के तौर पे आपने सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 में से किसी एक को चूज करना है। तो यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करता है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, एडिशन करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना चाहता है। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर आपको ये डिसाइड करने में हेल्प कर देगा कि यूजर ने क्या चूज किया है। अब हर एक के लिए अलग से फंक्शन अगर मौजूद हो तो डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल जाएगी कि ये तुम्हारा टास्क है, वो फंक्शन वो टास्क परफॉर्म करके मेन प्रोग्राम को उसकी आउटपुट दे देगा। तो इस तरह फंक्शन कॉल स्ट्रक्चर्स जो है वो वर्क करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो हमने डिस्कस करनी है इस हवाले से, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स बुनियादी तौर पे क्या चीज हैं? तो जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, इसमें हमें कंडीशंस को एवेलुएट करना होता है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स चाहिए हैं जिनकी हेल्प से आप जो है वो रिलेशन डेवलप कर सकें दो वेरिएबल्स के दरमियान में। दो वेरिएबल्स को आप कंपेयर कर सकें। इन ऑपरेटर्स को आप रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, इन्हें आप कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, इनको आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, सो ये वेल अवेयर हैं आप इन रिलेशन से। तो इनको एक एक करके जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेटर है आपके पास, जिसे आप ग्रेटर देन के नाम से जो है वो जानते हैं। सो ये दो वेरिएबल्स को कंपेयर करके आपको बताएगा विच वन इज ग्रेटर देन द अदर। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह लेस देन जो आपके पास है उसको भी आप इसी तरह से जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स को कंपेयर करके उनका रिलेशन बता सकता है कि इनमें से कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेटर है। इसी तरह ये आपको डबल इक्वल के साइन नजर आएंगे। सो बस एक चीज ये हमेशा अपने जहन में रखनी है, जब आप C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो सिंगल इक्वल का साइन कभी भी इक्वलिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता C++ में। सिंगल इक्वल का साइन जो है एज ए असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो यूज होता है। वो हमेशा लेफ्ट साइड पे जो डाटा वैल्यू मौजूद है वो राइट साइड पे जो डाटा वैल्यू मौजूद है वो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल का आइडेंटिफायर है उसको वो वैल्यू जस्ट असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी इक्वलिटी मेंशन करनी होगी C++ में तो हम 2 बार इक्वल का साइन जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह ग्रेटर आर इक्वल टू भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस आर इक्वल टू भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, और नॉट इक्वल टू भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, जो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे, और रिलेशनल एक्सप्रेशंस आपको कोई रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे बेसिकली। मिसाल के तौर पे ये हमने एक चार्ट बनाया है, एक टेबल बनाया है जिसमें हमने डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशंस लिखे हैं। 100 is greater than 15, it gives you a finding, it gives you a decision, yes or no. Yes, 100 is greater than 15, so you get a true आउटपुट। ठीक है, सो एक डिसीजन हुआ, या इसने कंपेयर किया दो डाटा वैल्यूज को, 100 को और 15 के साथ, और इसने डिसीजन किया कि 100 जो है वो 15 से बड़ा है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह 25 इज लेस देन 5 इज अ फॉल्स केस, 30 इज लेस आर इक्वल टू 12, इट इज आल्सो अ फॉल्स केस, एंड सो ऑन। सो इन सब को जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो क्लियर हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, सिवाय डबल इक्वल के साइन के आप सबसे अवेयर हैं।
तो इनको देखिएगा जी, यही हमारी डिस्कशन थी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। चलें, आप इसको किताब से जो है वो पढ़िएगा। नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर में इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं, या अगली क्लास शुरू होने से पहले भी इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।